गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी साइंस टीचर दीपशिखा आज आपके साथ वर्कशीट 8 शेयर करना चाहती हूँ जो कि 21 अक्टूबर 2020 के लिए है। चिल्ड्रन, what do you do if you feel like eating mangoes during winter season or if you feel like eating strawberries during summer season? बेटा, हमारा चैप्टर जैसे कि आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही चल रहा है। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर ही हम आज पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको दिया है कि क्या होगा अगर हमें विंटर सीजन में मैंगोज़ खाने का मन करेगा या फिर समर सीजन में स्ट्रॉबेरीज़। अब स्ट्रॉबेरीज़ तो विंटर्स में आती है ना और मैंगोज समर्स में आते हैं। तो अगर हमें अपोजिट सीजन में ये सारी चीज़ें खाने का मन करे तो as we know that microorganisms are present almost everywhere at all times. If they get proper conditions like heat, moisture, they grow very fast. तो बच्चों, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर टाइम प्रेजेंट होते हैं। अगर उनको प्रॉपर कंडीशन दी जाए, मतलब जिस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, लाइक मॉइस्ट एयर हो, वहाँ हीट हो प्रॉपर अमाउंट में, तो वहाँ पे वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। कंटेमिनेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस द कलर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। जो कंटेमिनेशन फूड होता है, मीन्स जब खाना ख़राब हो जाता है, आपका सड़ जाता है, रैंसिड हो जाता है, वो जो आपका रैंसिडिटी प्रोसेस है वो एक केमिकल प्रोसेस है। रैंसिडिटी प्रोसेस मीन्स जिसमें खाना आपका कंटेमिनेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, मीन्स मॉइस्ट एयर। तो वहाँ पे क्या होता है, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है खाना और उसके अंदर उस फूड का कलर, टेस्ट और स्मेल टोटली चेंज हो जाती है और उस खाने को खाने से आप बीमार भी हो सकते हैं। एंड टू सेव फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंटेमिनेशन हमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने होते हैं ताकि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पूरा साल यूज़ कर सकें। अब देखिए, क्या हमें समर सीजन में स्ट्रॉबेरीज नहीं मिलती हैं। क्या हमें विंटर्स में मैंगोज़ नहीं मिलते हैं। तो हमें ऑल द टाइम थ्रू आउट द ईयर कैसे मिलती हैं ये सारी चीज़ें। मैंगोज़ तो सिर्फ समर्स में ही ग्रो करते हैं और स्ट्रॉबेरीज विंटर्स में। तो हमें ये सारी चीज़ें प्रिजर्व्ड मिलती हैं, आफ्टर फूड प्रिजर्वेशन मिलती हैं। हम क्या करते हैं, अपने इस खाने को रैंसिड होने से बचाने के लिए, कंटामिनेट होने से बचाने के लिए कुछ मेथड्स को अप्लाई करते हैं ताकि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पूरा साल फ्रेश और अच्छे बने रहें, कंटामिनेट ना हो। वो मेथड्स जो हैं जो आपके फूड को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, उसमें फर्स्ट मेथड है आपका केमिकल मेथड। कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इनको हम यूज़ करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके उस फूड में जो भी है उसकी ग्रोथ को वहीं के वहीं ख़त्म कर सकें। ठीक है बेटा, ये दोनों केमिकल्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लर्न कर लीजिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट मेथड है आपका प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। मीट या फिश जो कि कवर होता है विथ टेबल सॉल्ट। क्यों इसको हम हमेशा, आप देखोगे कि जब भी मीट या फिश आप लेने जाओगे ना, तो फिश हमेशा बर्फ़ के ऊपर रखी होती है और उसके ऊपर सॉल्ट छिड़का हुआ होता है। तो वो सॉल्ट क्यों छिड़का होता है, ताकि उसके ऊपर जो कोई भी आपका बैक्टीरिया ग्रो कर रहा हो वो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहीं के वहीं ख़त्म कर सके, रोक सके, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए। इसलिए हम उसको नमक के अंदर कवर करके रखते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्वेशन बाय शुगर। हम शुगर से भी जो फूड के अंदर मॉइस्चर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। Sugar also help to inhibit the growth of bacteria. Next method is preservation by oil and vinegar. अगर हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं अपने फूड आइटम में, तो भी हम अपने फूड आइटम को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करता। अब कैसे हम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, हम इन द फॉर्म ऑफ पिकल रख सकते हैं उसको, या फिर आपने देखा होगा ना, हम अनियन को विनेगर के सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं, हम ग्रीन चिलीज़ को विनेगर के सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं, इवन जिंजर भी अब विनेगर में डिप करके रखते हैं। उससे क्या होता है, हम उसको लेटर ऑन
वो बहुत टेस्टी भी हो जाता है और प्रिजर्व भी हो जाता है। नेक्स्ट इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हम जो खाना अपना रेफ्रिजरेट करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लोअर डाउन कर रहे हैं टेम्परेचर उस फूड आइटम का, देखिए, या फिर हम वहाँ पे उसको हीट करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग ऑफ मिल्क। अगर हम दूध को उबालते हैं तो इट डिस्ट्रॉयज मैनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली हम जो खाना रेफ्रिजरेटर में कर रहे हैं वो लो टेक कर देता है टेम्परेचर को, और एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। ये हमेशा रूम टेम्परेचर पे या जो एवरेज या नॉर्मल टेम्परेचर आपका होता है उस टेम्परेचर पे ये सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पास्चराइजेशन। बेटा अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पास्चराइजेशन होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। पास्चराइजेशन के अंदर बेटा दूध को हम 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करते हैं पहले, और उसके बाद उसे एकदम से कूल कर देते हैं और फिर बैग्स के अंदर फिल कर देते हैं। जितना भी आपका पैक्ड मिल्क आता है वो सारा आपका पास्चराइज्ड मिल्क होता है। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाते। तो ये मेथड आपका कहलाता है पास्चराइजेशन। अब क्या घर पर दूध उबाल कर ठंडा करना और ये जो मैं आपको बता रही हूँ क्या सेम मेथड है? क्या मम्मी जो घर पे दूध उबाल के रखती हैं, ठंडा करती हैं, वो भी पास्चराइजेशन की कैटेगरी में आएगा? नहीं, क्योंकि पास्चराइजेशन बेटा एग्जैक्ट 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड्स के लिए हमें बॉईल करना होता है दूध, और एकदम सडन उसको ठंडा करना होता है और एकदम से उसको पैकेट्स के अंदर हम बंद कर देते हैं। हम जब दूध को धीरे धीरे ठंडा करते हैं ना, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा करने पर रूम टेम्परेचर पर ही वो आ जाता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये पास्चराइजेशन का मेथड किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले लुईस पास्चर ने, और इन्होंने अपने नाम पर ही रख दिया था इस मेथड का नाम, प्रोसेस का नाम पास्चराइजेशन। ये जो पास्चराइज्ड मिल्क है इसको कंज्यूम करते हैं, हम इसको कैसे भी पी सकते हैं, इवन विदाउट बॉइलिंग भी हम पी सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। जितने भी नट्स और वेजिटेबल्स हैं हमें इनको एक एयर टाइट कंटेनर में, सील्ड कंटेनर में ही रखना चाहिए, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ग्रो ना कर सकें। अगर उसके अंदर एयर पास होती रहेगी तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन जाती रहेगी, एयर जाती रहेगी, तो मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते ही वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगेंगे। कम टू क्वेश्चन आंसर्स। नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये दोनों आपके 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं। डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आप इनमें से कोई से भी 4 मेथड्स लिख देंगे फूड प्रिजर्वेशन के। वाई इज मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडेड टू द पिकल। पिकल और सॉल्ट के अंदर पिकल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तेल और सॉल्ट क्यों ऐड किया जाता है? तो इसके अंदर हम बता देंगे क्योंकि जो ऑयल और विनेगर है इट प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ पिकल एंड बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन सच काइंड ऑफ एनवायरमेंट। ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट इज एनी 4 थिंग्स दैट मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व। तो यहाँ तो आप मैंगो से बनी हुई बहुत ही यमी चीज़ें भी लिख सकते हैं। तो बताइए बच्चों, आपको मैंगो से बना हुआ और क्या क्या पसंद है? आपको मैंगो जैम जैसे मुझे पसंद है, मैंगो पिकल मुझे पसंद है, और आपको क्या पसंद है बच्चों? फ्रूटी, हम फ्रूटी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दी भी हुई है पिक्चर। और बताइए, एक और रह गया, मैंगो जेलीज, मैंगो चटनी। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ मैंगो। सो आप यहाँ से कोई से भी 4 चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई है बच्चों।
कोविड-19 से बचने के लिए अपने हाथ साबुन से और पानी से रेगुलरली धोते रहें। अपना ध्यान रहें, घर पर रहें, मास्क लगाकर जाएं कहीं भी जाना है इमरजेंसी में तो। ओके बच्चों, बाय।